Hello? Hello? Yes, sir. Ah, Yes, sir. is this audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Today I will be starting with one of the new topic like audit sampling. Okay. इससे पहले वाला टॉपिक जो है मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, वो वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। रिस्क बेस्ड ऑडिट है, वो आपको मैं एकदम लास्ट में कराऊंगा। ठीक है। आज मैं आपको ऑडिट सैम्पलिंग करा रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। इंटरनल कंट्रोल है, जैसे ऑडिट सैम्पलिंग है। पहले ये समझो कि सैम्पलिंग का मतलब होता क्या है। सैम्पलिंग का मतलब होता क्या है। सैम्पलिंग क्या होता है। ऑडिट में सैम्पलिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, पता है कैसे। अभी मान लो आपके पास में 1000 लेजर्स है, आपके पास 1000 लेजर्स है। क्या 1000 लेजर्स को चेक करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। 1000 लेजर्स को अगर आप चेक करने बैठोगे तो क्या ये चेक करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है। ऑडिटर के लिए कैसे पॉसिबल है। थिंक एज एन ऑडिटर। 1000 लेजर से आपके पास। अब आप क्या करोगे, क्या मैनुअली एक एक, अब मैनुअली आप लोग क्या क्रेडिटर का लेजर निकालोगे। मैनुअली क्या आप लोग डेटर्स का लेजर निकालोगे। हाँ। मैनुअली क्या सेल्स का लेजर निकालना है क्या। ऐसे करोगे तो फिर पूरा आदमी बुढ़ा ही हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग का मतलब क्या है। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि ईच ट्रांजेक्शन विल हैव इक्वल चांस ऑफ कमिंग। ईच ट्रांजेक्शन विल हैव इक्वल चांस। अब मान लो आपने क्या करा, आपने क्रेडिटर्स का कोई मिस्टर राम एक क्रेडिटर उठा लिया, आपने क्रेडिटर का लेजर उठा लिया आपने, मिस्टर राम। राइट। मिस्टर राम। तो मिस्टर राम का आप ट्रांजेक्शन जब देखोगे तो मिस्टर राम का जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आप ये एज्यूम करोगे कि हाँ इसका ट्रांजेक्शन क्या है, रिलायबल है, क्योंकि आपने इसमें सैम्पलिंग लगाया है। क्या हर ट्रांजेक्शन पे सैम्पलिंग करना है पॉसिबल है क्या। नहीं। हम उसी पे सैम्पलिंग लगाते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, कि ये जो लेजर है या ये जो एक अकाउंटिंग एंट्री है, हो सकता है कि ये सही है। जनरली सैम्पलिंग हम लोग कब करते हैं, सैम्पलिंग हम जब बैंक ऑडिट करते हैं, जब बैंक ऑडिट करते हैं या फिर हम बिजनेस ऑडिट करते हैं, तो हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। अभी बैंक ऑडिट में तो हज़ारों करोड़ों कस्टमर्स का अकाउंट है। ठीक है। तो अगर आप एक एक शीट देखने बैठेगा, उसका डिपॉजिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लोन का बैलेंस, उसका ये बैलेंस, तो आदमी क्या हो जाएगा। अगर कंप्यूटर पे भी आप अगर ऑडिट करने बैठते हो या आईटी का भी यूज़ करोगे, तो ईच ट्रांजेक्शन एंट्री देखना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, आप मान लो 100 कुछ पार्टीज का नाम ले लो, मैं 100 पार्टीज का नाम ले लेते हो, 100 पार्टीज का कुछ नाम ले लिया। उसमें से आपने कुछ पिक कर लिया, जैसे कि आपने 50 आदमी उठा लिया उसमें से। ठीक है। आपने 50 आदमियों को उठा लिया और आपने उसका ऑडिट किया और उसके बेस पे आपने अपनी ओपिनियन दी। ये होती है सैम्पलिंग। मतलब जहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि हाँ भाई इक्वल चांस होने वाला है कोई भी ट्रांजेक्शन होने का। इक्वल चांस होने वाला है कोई भी ट्रांजेक्शन होने का। अब बात ये आती है, ऑडिट में सैम्पलिंग करते कैसे। कुछ मेथड्स होते हैं, स्टैटिकल मेथड्स भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर आपका ये स्टार्टम, एक स्टार्टम भी आता है मेरे हिसाब से, स्टेटा, START है, स्टेटा। स्टेटा भी होता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग निकालने के। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। बस आपको ये बात याद रखना है कि सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा। सैम्पलिंग डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन का मतलब है ट्रांजेक्शन। यार ऑडिट में पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन। पॉपुलेशन का मतलब ट्रांजेक्शन। और उसके बाद में आप क्या एज्यूम करते हो कि जो ट्रांजेक्शन का ऑडिट हो रहा है उसका चांस क्या है, इक्वल है, 100% है। क्या है, 100% है। 100% है। तो क्या आप हर जगह सैम्पलिंग करोगे क्या, नहीं। सैम्पलिंग देख देख के किया जाता है ना। इंडिविजुअल ऑडिट में तो सैम्पलिंग का कोई रोल है ही नहीं। बिजनेस ऑडिट्स में अगर कोई लार्जर जिसका ब्रांचेज है, अभी देखो टाटा का कितना ब्रांचेज है इंडिया में। हाँ। टाटा का कितना ब्रांचेज है इंडिया में।
टाटा का फॉरेन में भी ब्रांचेस है, इंडिया में भी ब्रांचेस है, हर वर्ल्ड में उसका ब्रांचेस है। अगर टाटा का आप इंडिविजुअल ऑडिट करने बैठोगे, जैसे कि अपने ब्रांच ऑडिट किया, कोई पर्टिकुलर ब्रांच विजिट किया आपने टाटा का, तो टाटा का ब्रांच ऑडिट जब आप करने बैठोगे, तो मान लो एक स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे कि दुलियाजान में टाटा का एक शोरूम है, टाटा गार्गो मोटर्स का एक शोरूम है, डिब्रूगढ़ में भी है, तिनसुकिया में भी है, जगह जगह उसके शोरूम्स है। तो क्या वो शोरूम्स का एक ही ओनर का है? नहीं, अलग अलग ओनर्स का है ना। ब्रांच टाटा का है, ब्रांच टाटा का है, लेकिन कंट्रोल किसका है? किसी और का है। तो उस पर सैम्पलिंग नहीं लगेगा, उस पर इंडिविजुअल ऑडिट लगेगा, उस पर सैम्पलिंग नहीं लगेगा। सैम्पलिंग उस पर लगा जाता है जिसका बिजनेस एक ही ओनर का है, वन ओनर, एक ही ओनर का है, ठीक है, वन ओनर, एक ही ओनर का है, सैम्पलिंग लगा सकते हो। मतलब आपको ये एज्यूम करना है कि हाँ भाई ये हुआ है। अब वो नहीं हुआ, हुआ है, ये डिपेंड नहीं करता। सैम्पलिंग में हम यही एज्यूम करते हैं कि वो इवेंट, वो सिचुएशन हुआ है। कब हुआ है? इक्वली हुआ है। अगर एक पार्टी का लेजर गलत है तो हाँ गलती है, अगर एक पार्टी का लेजर सही है तो हाँ वो लेजर सही है। समझ में आया? ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब ये होता है। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ क्या है? ये जो सैम्पलिंग किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करेगा साइज, ठीक है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। एक डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। एक डिपेंड करेगा इस पे, क्या बोलते हैं उसको, साइज, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दूसरा तीसरा क्या था? अ, क्या बोला था मैंने इससे पहले, मैं खुद भूल गया यार। साइज, नेचर, साइज और नेचर, नेचर, ये तीन याद रखो। साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, ये तीन चीज अगर आपको पता है, यू कैन डू समथिंग, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना, कोई लूडो खेला है? किसी ने लूडो खेला है क्या? यस, सिंघानिया साहब। जी सर, खेला हूँ सर। हाँ, क्या आपने कभी लूडो खेला है क्या? जी सर, हाँ। खेला हूँ तो सर। उसमें कितने वो हैं, पॉइंट्स कितने होते हैं? छः। सुपीरियर 6। पॉइंट्स कौन सा है? छः, ठीक है। तो उसमें क्या आप सैम्पलिंग कर सकते हो क्या? सैम्पलिंग, अब मैंने बोला चार तो चार ही आएगा, मैंने बोला तीन तो तीन ही आएगा। सैम्पलिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। तो लूडो में क्या एजम्पशन होता है कि वो जो सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, बोलने वाला नहीं आएगा ना, कुछ और ही आएगा। तो सैम्पलिंग में यही होता है, अनएक्सपेक्टेड है, सच भी होगा तो गलत। जो सच आपने जो आपने कंक्लूजन निकाला है, पता नहीं वो सही भी है या गलत। रिस्क फैक्टर ज़्यादा है सैम्पलिंग में। नो डाउट इक्वल चांसेस होने वाला है, एज्यूम करना है, लेकिन रिस्क फैक्टर देखेगा, कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा होगा सैम्पलिंग में। तो इसीलिए सैम्पलिंग करने से पहले हम लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है कि नहीं। समझ में आया? सैम्पलिंग जगह जगह काम नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसका डेफिनेशन लिखो, सैम्पलिंग में क्या आने वाला है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखो। मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या कल? यस, मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ सर, जो इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक का वो डिफरेंस। अब भाई तुम ही बता दो फिर, तुमको बड़ा होमवर्क क्या याद है, बताओ क्या था? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक। हाँ भाई। सर सर, ब- इंटरनल इंटरनल ऑडिट एक ऐसा चीज है हाँ जो कि वो मॉनिटरिंग करता है इंटरनल कंट्रोल को। सॉरी, हाँ हाँ, मॉनिटरिंग करता है। और हाँ। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिनेशन करता है और रिव्यू करता है उसको। यस, और गुड। रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। अच्छा, और इंटरनल ऑडिट क्या होता है? ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? हाँ, इंटरनल सर कंट्रोल क्या होता है भाई? सर इंटरनल कंट्रोल वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को मेजर करता है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरह से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, और एसेट्स का वो सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। ओके, सीधा सा मतलब है इंटरनल कंट्रोल एक प्रोग्राम और पॉलिसीज होता है जब हम लोग DIM, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और मैनेज करता है वाइल डूइंग ऑडिट। क्यों करता है? फॉर रिलायबिलिटी ऑफ एसेट, प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, फॉलोइंग विल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड ऑफ एसेट्स। ये चार पॉइंट है, ये इंटरनल कंट्रोल है, क्योंकि पूरा ऑडिट कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल पे ही चलता है।
इंटरनल कंट्रोल को ना डिटेक्ट कर सकता है, ना हम लोग करेक्ट कर सकता है, और ना ही हम लोग प्रिवेंट कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल यही होता है। लिखो आप सैम्पलिंग में। सैम्पलिंग मीन्स आज बच्चा लोग का रेशियो ज़्यादा है क्या क्लास? सैम्पलिंग मीन्स the application of the application of the application of 100% 100% of the items 100% of the items within a population which have the equal chance of being selected, which have the equal chance of being selected. ठीक है, which have the equal chance of being selected. अच्छा, अब अगर हम बात करेगा इसका फैक्टर्स का, किस किस पर डिपेंड करता है इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है? पहला फैक्टर लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। फैक्टर्स में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन साइज कैसा है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फैक्टर्स लिखो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, और नेचर ऑफ पॉपुलेशन, साइज, और लास्ट में आएगा रिस्क एसोसिएटेड। रिस्क क्या है? रिस्क एसोसिएटेड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, और रिस्क क्या है। ये इसका टॉप मोस्ट फैक्टर्स है, ये इसका टॉप मोस्ट फैक्टर्स है, नेचर, साइज, रिस्क और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अच्छा सैम्पलिंग समझ में आया क्या है कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि 100% चांस हो सकता है कि जो ऑडिट हम करने वाले हैं वो इक्वली क्या होगा, सिलेक्ट होगा। ये है ऑडिट सैम्पलिंग। अच्छा, इसका ऐसे कौन सा है? 530 ये 500 सीरीज का एसेज है। जो 500 सीरीज का जो मैंने पढ़ाया था ऑडिट एविडेंस, फिर 501 आता है, फिर उसके बाद 510 आता है, फिर 530 आता है, ऐसे ही 500 सीरीज का ऐसे है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखो उसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, बताओ सैम्पलिंग का एडवांटेजेस क्या हो सकता है? वेरी गुड, और रिड्यूस टाइम, एक एक करके बताओ, और क्या हो सकता है? टाइम सेविंग है, और क्या हो सकता है? कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमें इजी होगा, है कि नहीं? कंक्लूजन हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है, सोचो। अगर टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेस इफोर्ट विल बी नीडेड, लेस इफोर्ट चाहिए, जो क्योंकि हम लोग जो सैम्पलिंग कर रहे हैं सिलेक्टेड साइजेस का कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टेड साइज का सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे ही हम लोग को अपना कंक्लूजन निकालना है। टाइम सेविंग होगा, ऑडिट एविडेंस क्या होगा, रिलायबल होगा, और क्या एडवांटेजेस हो सकता है? 2-3 पॉइंट बताओ मुझे। यस, कॉस्ट इफेक्टिव है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? बच्चा लोग परफेक्ट ऑडिटर बन रहा है भाई, वेरी गुड। और बताओ। यस, ऑनलाइन वाले बच्चों, आज नया कौन कौन आया है? दिया अग्रवाल, यस,
हाँ सर। यस। आज आपने पहली बार क्लास ज्वाइन किया है क्या? हाँ सर, कॉलेजेस का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था तो आज कॉलेज नहीं गई तो जॉइन करके देखा। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा बताओ बंटी, जी सर। बताओ एडवांटेजेस बताओ, एक दो एडवांटेजेस बताओ। नालायको क्लास में सोया मत करो भाई, चुपचाप क्लास का आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है इसका। हम एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप लोगों से। जब भी कोई प्रोफेशनल एग्जाम होता है ना, जब आप लोग हो, फिजिकल बच्चों जो भी हो, जो इंटर का एग्ज़ाम दे रहा हो, फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा हो, या कोई फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे रहा हो, जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट इज द गोल्डन अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट इज द गोल्डन अटैम्प्ट। यू नो वाई? आई विल टेक योर 5 minutes। यू नो वाई? बिकॉज देयर इज द एक्साइटमेंट इन स्टूडेंट, बिकॉज दे हैव द एक्साइटमेंट इन स्टूडेंट्स कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पास परसेंटेज आपको पता है, whether you compare your CA, where you compare your CS, where you compare your CMA. Pass percentage, if I compare with finals, in CA it is 2 to 3%। अगर 100 बच्चा बैठा है तो कितना बच्चा CA बनेगा फाइनल्स में? 10 बच्चा CA बनेगा। अगर 200 बच्चा बैठा है तो 20 बच्चा CA बनेगा। CS में क्या हाल है फाइनल्स में? ये लगभग लगा लो मुश्किल से इसका भी 4 to 5% का रिजल्ट है। CMA में इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से पास परसेंटेज एट 9 to 10% है। 9 to 10% है, नो डाउट 9 to 10% एज कम्पेयर टू CA एंड CMA इट इज़ हाईएस्ट। लेकिन ये ज़्यादा है, क्यों? क्यों? मेहनत बराबर है, लेकिन कोर्स कंटेंट एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा कम है। बराबर है लेकिन इन डेप्थ नहीं है, आप लोगों का इंटर में इन डेप्थ नहीं है। तो इफोर्ट उतना ही लगना है, मेहनत उतना ही लगना है आपको करने के लिए, समझ में आया? मेहनत उतना ही करना है। लेकिन जो गोल्डन अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है, इसमें बच्चा जी जान लगा देता है। अगर आपके एग्जाम दिसंबर में है, आपके एग्जाम दिसंबर में है ना, अच्छा शेड्यूल्स आ गया, शेड्यूल्स आ गया ना, ओके। तो अगर आपके एग्जाम दिसंबर में है तो मान लो सितंबर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए अब से। सितंबर में पढ़ाई चलेगी, अक्टूबर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि 10 दिन तो पूजा सेलिब्रेशन होगा। नवंबर में दिवाली का सेलिब्रेशन चलेगा। मान लो आप 10 दिन की छुट्टियां तो इधर ही खत्म हो गई, आपके पास टोटल 90 डेज बचे हैं। आपके पास टोटल 90 डेज बचे हैं, मान लो एज्यूम करो आप 90 डेज है आपके हाथ में, सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर भी मैंने डिलीट कर दिया 30 डेज क्योंकि इट विल बी गो फॉर रिविजन्स, इट विल गो फॉर रिविजन्स। यू हैव 60 डेज इन हैंड। तो ये 60 डेज बच्चा जो यूटिलाइज करेगा 2 महीने, इस जिस बच्चे ने हार्डवर्क किया है, ही विल पास। वो सब कुछ भूल जाना चाहिए उस बच्चे को, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, इवन मम्मी पापा, सबको भूल जाओ 2 महीना, अगर एक अटेम्प्ट में निकालना है तो, एक अटेम्प्ट में पास करना है तो। क्योंकि मेरे पास जितना भी बच्चा आया है, हम खुद, I have experience in my life when I was in CA IPCC level, it took for me to group 1 क्लियर करने के लिए मेरे को 3 अटेम्प्ट्स लगा, 3 अटेम्प्ट्स। ग्रुप 1 क्लियर करने के लिए मेरे को 3 अटेम्प्ट्स लगा। क्यों? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा स्टोरी क्या था, मैं रुका 198, सेकेंड अटेम्प्ट मैं रुका 196, ठीक है, वही मेहनत, वही पढ़ाई। और थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने दिया, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को मिले 200। दिस इज लाइफ, ये लाइफ का वो है बेटा, जितनी मेहनत कर लो तुम्हें जो मिलना है उतना ही मिलेगा। एक 214 लाने वाले बच्चे ने भी वही मेहनत किया होगा जो मैंने मेहनत किया होगा, हाँ किया होगा कि नहीं? जो हम मेहनत किया होगा बराबर वो भी पढ़ाई किया होगा, सेम चीज हम भी पढ़ा होगा, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी गलत था। आई हैव नॉट रिवाइज्ड, ऊपर ऊपर से रिवाइज किया। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी अभी से बना लो अपना पढ़ाई का, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जी जान लगा दो, भूल जाओ सब कुछ किस है भी कुछ भी दुनिया में। अगर एक अटेम्प्ट में पास हो गया ना, तुम लोगों का नाम आ जाएगा, यस यू हैव क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि आप कॉर्पोरेट हाउसेस में जॉब्स करने जाओगे ना, जो फाइनल्स क्लियर करता है उधर वो लिखता है फर्स्ट अटेम्प्ट।
उसका पैरिटी बढ़ जाता है। नो डाउट कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लगता है, ऐसा बात नहीं है। मेरी भी ऐसी फ्रेंड्स है जिसको फाइनल टॉपर थी वो आईपीसीसी में, अटेम्प्ट्स लग गया फाइनल्स में, 7 अटेम्प्ट लग गया फाइनल क्लियर करने में। तंजुका की टॉपर थी आईपीसीसी में, लेकिन फाइनल्स में उसको 7 अटेम्प्ट्स लग गया। शादी के बाद क्लियर हुआ उसका फाइनल्स, 7 अटेम्प्ट लग गया। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा कम है कोई भी बच्चा ज़्यादा है। वो अपने ऊपर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, रेगुलर रिवीजन करना जरूरी है। रेगुलर रिवाइज करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स कर रहा है रेगुलर करो, जो भी पढ़ रहा है रेगुलर करो, टाइम दो। अगर अभी से रिवीजन करेगा तो जब नवंबर में रिवाइज करने बैठेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एटलीस्ट 3 रिवीजन मारो, खत्म करो करके। 50 मार्क्स दिखता है ज़्यादा है कम है, लेकिन 50 मार्क्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये दिख रहा है कि ऑडिट में आपको ऐसा है, लेकिन पढ़ने के टाइम पे पता चलता है कि हाँ। तो मैं यही बोलूँगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है, आप लोग भी सुन लो। इस अटेम्प्ट में आप सबको हार्डवर्क करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। जो इंस्टीट्यूट के पेपर्स हैं उनको ख़त्म करो। जो आरटीपीज आती है, हमारी तो आरटीपीज आती है, आपकी पता नहीं, मेरे को आरटीपीज आती होंगी। मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं ना आप लोगों के, जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं वो ख़त्म करो। लास्ट मेरे हिसाब से आप ऑडिट तो चलो वो है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स उठाओ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज और रिवाइज करो, ख़त्म करो करके, ख़त्म करो करके। एमसीक्यू जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, कॉस्टिंग के लिए अगर है 10 ईयर्स पेपर्स उठाओ, सॉल्यूशन के साथ करो। नो डाउट खुद नहीं आ रहा सोल्यूशन देखो, फिर प्रैक्टिस करो, सोच समझ के करो। कीवर्ड्स बनाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ कीवर्ड्स बनाओ, क्योंकि जब फाइनल में रिवाइज होता है ना, तुम लोगों के एग्जाम में गैप नहीं होता, हम लोगों के एग्जाम में 1.5 डेज का गैप होता है। तो एटलीस्ट थ्रू दिस कीवर्ड्स वी रिवाइज द एंटायर सिलेबस। इट टेक्स सम लेस टाइम, बट यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। सो प्लान योर स्ट्रेटेजी वेरी वेल। अगेन आई एम सीइंग गोल्डन चांस है, इसको स्किप मत करो। कोई बच्चा होता है यार कर लेंगे यार, क्या है वो कर लेंगे करेंगे, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगता है और वो वहीं रह गए। अभी तक सीएमए में फाइनल्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 10 साल हो गया। ऐसा बच्चा भी है। रियलिटी यही है प्रोफेशनल एग्जाम्स का। हम सबको बोल रहा है, आप लोगों को स्पेशली नहीं, हम सबको बोल रहा है, डू योर हार्ड वर्क, रेगुलर अटेंड करो क्लासेस, रेगुलर अटेंड करो क्लासेस, बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, अच्छा आ जाओ। अभी कहाँ से कहाँ चले गए भाई। देखो एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आने वाला है, कॉस्ट इफेक्टिव। लिखो, कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइम, रिलायबल, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता Sir, है। less complicated work. हाँ, Sir, less complicated work. लेस कॉम्प्लिकेटेड वर्क। Work. ओके, उसके बाद और लास्ट क्या हो सकता है। Sir, हाँ, use limited resources to gain maximum output. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ Resources. रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आया। जी हेलो, सर, जी सर। यस। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, अप्रोचेस। अभी अप्रोचेस में क्या होता है, हमें कौन सा अप्रोचेस का मतलब है किस तरीके से हमें सैम्पलिंग को डील करना है। मेथड्स होता है, कुछ गिना चुना मेथड्स है, राइट। तो अप्रोचेस में सबसे पहले लिखो आप, अप्रोचेस या मेथड्स दोनों एक है। अगर एग्जाम में पूछे मेथड्स और अप्रोचेस, कंफ्यूज नहीं होना है, अप्रोचेस और मेथड्स एक है। ठीक है, अप्रोचेस और मेथड्स एक है। लिखो, सबसे पहले लिखो अप्रोचेस में नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग। इसमें लिखो, अंडर दिस मेथड यस कस्तूरी जी, कस्तूरी जी, हाँ सर।
बहुत अच्छा नाम है भाई. Yes, is your first day of your class? Yes, sir. Okay, good. नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग में लिखो आप, अंडर दिस मेथड द सैंपल साइज and the composition the sample size and the composition are determined. The sample size are determined on the basis of auditor experience, on the basis of auditor's experience and knowledge. Experience and knowledge. अब जा ठीक है. नॉन स्टैटिकल मेथड का मतलब क्या है, जहां पे ऑडिटर और कौन, उसका आर्टिकल असिस्टेंट क्या करता है, अपनी एक्सपीरियंस के फॉर्म पे, मतलब स्टैटिकल मेथड नहीं लगाना है, अपना ओन जो उसका एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से उसको अपना जजमेंट देना है. ये होता है नॉन स्टैटिकल मेथड्स. थैंक यू. ठीक है. उसके बाद लिखो नंबर बी, स्टैटिकल मेथड्स. नंबर 1 मेथड इज रैंडम सैम्पलिंग. पहला मेथड लिखो, रैंडम सैम्पलिंग. हेलो सर. यस. सर ये रैंडम सैम्पलिंग स्टैटिकल मेथड के अंडर में आएगा ना? हाँ जी. अच्छा सर, थैंक यू सर. ओके. इसमें लिखो आप, इन दिस मेथड each item of the population has a equal chance of selection and they are divided उसमें लिखो नंबर ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इसके साथ लिखो आप, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ लिखो, इसमें केस का मतलब क्या होता है. हियर सिलेक्शन इज डन. ये दो तरीके का है, ठीक है. एक है सिंपल और एक है स्ट्रेटिफाइड. इसमें लिखो आप सिंपल में, हियर सिलेक्शन इज नॉर्मली डन either by choosing a random number from the number table or allowing any computer program to select a random number table from it.
यस अंशु, अंशु Yes, sir. Yes, sir. हो गया क्या? हाँ sir. ओके, ठीक है। अच्छा, एक नोट लिखो इसके नीचे, इस मेथड के नीचे एक नोट लिखो। नोट, प्लीज राइट अ नोट। हियर द पॉपुलेशन शुड बी, हियर द पॉपुलेशन शुड बी, here the population should be homogeneous. Underline the word homogeneous. Homogeneous. अब homogeneous का मतलब पता है क्या होता है? एक जैसा, एक जैसा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, वो पहनने वाला यूनिफॉर्म नहीं, एक जैसा, ठीक है। होमोजीनियस से लिख के आना है आपको कि ये जो मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होमोजीनियस साइज ऑफ पॉपुलेशन को डील करता है। अगर आप डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो तो सिर्फ डेटर्स का ही रैंडम सैम्पलिंग करेगा। अब डेटर्स किसका बात करता है? सेल्स का बात करता है, तो उसमें क्रेडिट सेल्स आएगा, कैश सेल्स आएगा, तो वो क्या होगा? होमोजीनियस होगा। क्या आप डेटर्स पे परचेजेस की एंट्री करोगे क्या? नहीं करोगे ना, वही बात है। उसके बाद लिखो नंबर बी, उसके साथ लिखो नंबर बी। नेक्स्ट मेथड है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। स्टार मार्क लगाओ इस मेथड पे, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। स्टेरिफाइड, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए, इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए, डील्स विद heterogeneous population, HATEROGENOUS, heterogeneous population। अगर सिंपल में होमोजीनियस है तो इस पे क्या है? हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट, ठीक है। नंबर 2, the population is first divided, the population is first divided, the population is first divided into subpopulation, into subpopulation। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो स्टैटम, STARTUM, स्टैटम, स्टैटम with homogeneous items, with homogeneous items and selected, with homogeneous items and selected, and selected depending upon the, and selected depending upon the equal and unequal size, equal and unequal size of items, of items of a reasonable size, of a reasonable size। मनीष जी, मनीष जी, यस। जी सर। अरे भाई अब कहाँ गायब हो गए? सर एक्चुअली में मेरा नेट इशू चल रहा है, बहुत नेट कट स्पीड, गया। अच्छा अच्छा, एक्चुअली कोई मैं बात सर मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया था, मतलब एक्चुअली वो भूल से मतलब और लाइट वाला कनेक्शन में नहीं है, मतलब इन्वर्टर पे नहीं, वो कट गया। नहीं। बेटा मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हो, आपने तो पूरा इवेंट बता दिया। पास में ही था सर, कट गया। सैम्पलिंग साइज कर रहे हो शायद। अच्छा लिखा, ओके। ये दो मेथड्स है, पहला क्या है? सिंपल मेथड, सिंपल सैम्पलिंग। कौन सा है ये? सॉरी, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है? इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक होगा कौन सा?
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है, टोटल पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर लो। जैसे कि एक्सपेंसेस है, ठीक है, ऐसे समझो आपके पास में एक्सपेंसेस है, आप एक्सपेंसेस का सैम्पलिंग कर रहे हो, तो इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? आप एक सेग्रीगेट करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है, ठीक है, और एक सेग्रीगेट करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। फिर इन तो दोनों का टोटल लगाओगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसको कैसे डिवाइड करोगे? एक्सपेंसेस किससे डिवाइड होता है? जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकालते हैं तो किससे डिवाइड होता है? ये किसके ऊपर डिवाइड होगा? नेट सेल्स के ऊपर। तो अभी नेट सेल्स क्या है? सर्टिफिकेशन। समझ में आया? अगर हम लोगों को सर्टिफिकेशन मेथड निकालना है ना, तो एक काम करो, सबसे पहले जितना पॉपुलेशन साइज है उसको ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करने के बाद उसको डिवाइड करो, सेग्रीगेट करो अलग अलग डे। जैसे कि हमने एक्सपेंसेस का एग्जांपल लिया है, तो डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को ऐड करो। उसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस रेशियो निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? नेट सेल से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है? स्टेरिफाइड। समझ में आया? वो है स्टेरिफाइड। और इस पे जो साइज होगा क्या होगा? इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? दोनों साइज, सैंपल साइज क्या होगा इसमें? इक्वल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, हाउ स्ट्रैटिफिकेशन इज कैलकुलेटेड और व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, गिव द स्टार मार्क इन दिस मेथड। दिस क्वेश्चन विल बी कमिंग इन योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ये हमारे फाइनल्स में भी आता है ये क्वेश्चन। अभी तक एक शेड्यूल दे रखा है, 10 सीरीज का शेड्यूल है, और उसमें सेल्स दिया है, इनडायरेक्ट ये नेट प्रॉफिट्स दिया है, स्टर्टिफिकेशन करो। मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया, मैं लेके आऊँगा वो क्वेश्चन, आपको कराऊंगा। उसमें वो सीरीज दिया है कि स्टर्टिफिकेशन कैसे निकालना है। वो क्वेश्चन में मार्क करना, मैं कल लेके आऊँगा कराने, ठीक है? तो वो मैं कराऊंगा आपको उसका क्वेश्चन एक, ठीक है? नेक्स्ट मेथड लिखो आप, नंबर बी, सिस्टमैटिक और इंटरवल सैम्पलिंग। ये अलग है, खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट में लिखो स्टैटिकल सैम्पलिंग का दूसरा मेथड लिखो, सिस्टमैटिक और इंटरवल सैम्पलिंग। यस, अमृता, यस, अमृता फुकन, हेलो। इसमें लिखो आप दिस मेथड, यस, सुबह यस सर। लिख रहे हो ना? हाँ सर। नो सर, दिस मेथड, यस सर। लिखो, दिस मेथड डिटरमाइंस item size using a constant interval, selections with the first selection being random, with the first selection being random. With the first selection being random. For example, the number can be based on, monetary value or monetary value or any digits, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो आप,
मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, इसमें लिखो दिस सैम्पलिंग determines the monetary value, monetary value. उसके बाद लिखो आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, this method is suitable only on those areas, this method is suitable only on those areas where data are stored, where data are stored at more than one stage, at more than one stage. ओके ये कौन सा मेथड है? रैंडम है, इसमें दो मेथड है, सिंपल रैंडम, स्टेरिफाइड, उसके बाद में मॉनिटरी मेथड आता है, उसके बाद में और कौन सा मेथड्स आता है? स्ट्रेटिफिकेशन आता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जो जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा सैंपल है, ठीक है, एक से ज़्यादा सैंपल है, राइट? अच्छा, now you write the stages, now you write the stages in audit sampling. Stages, most important part, stages in audit sampling. You write number A, sample design, number A, sample design. इसमें लिखो आप sample design में the auditor selects the most appropriate method, on consideration of objective of audit and nature of population, फिर लिखो आप Hello, sir. yes, Sir, can you repeat this line, sir? Method or consideration of objective of audit and nature? nature of population, ठीक है? एसी ऑफ करना है क्या? कितना करना है कर लो। कहीं फट ना जाए। नेक्स्ट उसके बाद लिखो आप सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, लिखा क्या? हेलो,
उसमें लिखो आप auditor decides the sample size. Auditor decides the sample size to minimize the audit sampling risk. Okay. Number C. Sir, Number to C. minimize Yes. sir, auditor decides the sample size to minimize the. हाँ, to minimize the हाँ सर, उसके बाद सर audit क्या बोला मैंने? To minimize the sampling risk. थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। ठीक है, उसके बाद लिखो सैंपल सिलेक्शन। इसमें लिखो आप एट दिस स्टेज samples are drawn by using the selected methods from the population। एक मेथड चूज किया और पॉपुलेशन को ड्रॉ किया, ठीक है। और लास्ट में लिखो आप परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीडियर्स। This determines the application of audit procedures on the sample size of population. That determines the application of audit procedures on the sample size of population and drawing the conclusion from it, right? ठीक है, इसमें मतलब क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ सैंपल साइज पे, मतलब जो प्रोसीजर, अब इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सा है, वो मेथड्स, जो मेथड्स मैंने आपको लिखा है, मॉनिटरी मेथड है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स है, वो एप्लीकेशन लगाओ और ऑडिट कंक्लूजन निकालो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ऑडिट टेक्निक्स। देखो, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखो, पहला है रूटीन चेकिंग। कल मैंने आपको एक पढ़ाया था ना रूटीन चेकिंग पे, कहाँ पे पढ़ाया था? यस, कल मैंने आपको रूटीन चेकिंग कहाँ पे पढ़ाया था? इंटरनल ऑडिट पे, याद है? यस, सिंघानिया साहब, जी सर। कल मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? इंटरनल ऑडिट पे, ठीक है। अब देखो, पहला मेरे रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है? रूटीन चेकिंग का मतलब होता है जहां पे आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रेगुलर चेक कर रहे हो। डे टू डे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हुई, आपने उसको चेक किया, ठीक है। अब तो क्या है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है, अब तो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर होता है। नहीं तो पहले क्या होता था, हाथ से लिखना होता था, पहले हाथ से होता था सारा काम। कंप्यूटर अभी 10-20-25 साल पहले आया है, तो पहले भी तो ऑडिट होता होगा। हाँ, 80s में 70s में भी तो ऑडिट होता था। इंडिया में तो कंप्यूटर था नहीं उस टाइम, तो उस टाइम कैसे ऑडिट होता होगा? हाथ से होता था, मैनुअली ऑडिट्स होता था।
मतलब ऑडिटर पार्टी के घर जाता था कि भाई हाँ हुआ है क्या, हाँ हुआ है क्या, ऐसे ऑडिट होता था। अभी तो इजी प्रोसीडियर्स है, आपके पास आज के टाइम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप ऑडिट कर सकते हो। तो रूटीन चेकिंग में क्या है, जो सैम्पल साइज जो आप लगा रहे हो, जो पर्टिकुलर बिजनेस हाउस ने जो एंट्रीज करी है उसकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, वो होता है रूटीन चेकिंग। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रूटीन चेकिंग होना चाहिए। अगर रूटीन चेकिंग होगा तो ऑडिटर के लिए इजी हो जाएगा, और वो इजीली क्या करेगा, रैंडम सैम्पलिंग उसी की बेसिस पे करेगा, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को उठाएगा और अपनी ऑडिट कंक्लूजन निकाल देगा। ठीक है, वो यही बोलेगा ना कि भाई ये जो रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई भी रूटीन ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है, उसमें सैम्पलिंग करे या ना करे उसके ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड है टेस्ट चेकिंग। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चेकिंग। अब बताओ टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल याद है, ऑडिट प्रोसीडियर्स पढ़ाया था मैंने, आप लोग थे नहीं शायद। यस, हेलो शुभव दत्त, Yes, sir. ऑडिट प्रोसीडर का मेथड्स याद है ना, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर्स, याद है क्या। हाँ सर। हाँ ठीक है, उसमें क्या होता था, एक मेथड आता था टेस्ट चेकिंग। लिखो आप, एक मेथड लिखो आप ऑडिट टेक्निक्स का, टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग। इसमें लिखो आप, in this the auditor in this the auditor where there is proper internal control system, where there is proper internal control system, the auditor selects few transactions out of the number of similar transactions, by conducting the in-depth examination, by conducting the in-depth examination and assuming that there is no irregularities, and there is no irregularities in the transactions, this is known as test checking. This is known as test checking. ठीक है, okay, one line more you write. Under this method, the auditor applies appropriate sampling techniques
To draw a representative sample, to draw a representative sample, from the population and apply audit procedures, and apply audit procedures to only those selected items, to only those selected items, and form the opinion, and form the opinion. ठीक है, होगा क्या? यस, Yes, sir. हो गया, ओके। यस सर। उसके बाद आप नेक्स्ट मेथड लिखो, ऑडिटिंग इन डेप्थ, ऑडिटिंग इन डेप्थ। रुको, ये लिखने का दरकार नहीं, इसमें समझा ही देता हूँ आपको क्या होता है। ऑडिटिंग इन डेप्थ का मतलब क्या होता है? इन डेप्थ एग्जामिनेशन, इन डेप्थ एग्जामिनेशन। क्या इस पे सैम्पलिंग टेक्निक्स लगेगी क्या? अगर आप कोई ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट कर रहे हो, क्या आप उस पे सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाओगे क्या? क्या आप उस पे सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाओगे क्या? अगर आप इन डेप्थ ऑडिटिंग कर रहे हो, इन डेप्थ ऑडिटिंग का मतलब क्या है? कि आप उसको ब्रीफली देख रहे हो, उसके अंदर जा रहे हो, तो क्या उस पर सैम्पलिंग टेक्निक लगाओगे? बताओ। इन डेप्थ एग्जामिनेशन पे नो क्या सर। आप सैम्पलिंग टेक्निक्स लगाओगे क्या? No, sir. नो सर। अगर कोई ट्रांजेक्शन आप अगर आपको लगा कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो इरेगुलर है, क्या सैम्पलिंग टेक्निक काम करेगी? नहीं करेगी। इट विल नॉट वर्क। हाउ इट विल वर्क? क्या लगा? व्हाट यू विल, हाउ विल यू अप्लाई द सैम्पलिंग टेक्निक? देयर आर लार्ज मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन योर ट्रांजेक्शंस। कैसे सैम्पलिंग मेथड काम करेगा उस पर? करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? कि आप उस एंट्री को पर्टिकुलरली थ्रू आउट क्या कर रहे हो? ऑडिट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या है, कैसे हुआ, यू आर रियलाइजिंग द मिस्टेक्स, उस गलती को पकड़ो कहाँ गलती हुआ है, वो होता है इन डेप्थ ऑडिटिंग। ये एक इन्वेस्टिगेशन की तरह है, ये एक इन्वेस्टिगेशन की तरह है। इन्वेस्टिगेशन, I think it was covered in the first chapter, investigation. इन डेप्थ एग्जामिनेशन हमेशा कहाँ पे होता है? जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब, ठीक है? इन डेप्थ एग्जामिनेशन। डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं है। अगर ऑडिटर अगर इन्वेस्टिगेशन कब होती है? इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय whom? इट इज डन बाय whom? कौन कर सकता है? ऑडिटर करता है क्या इन्वेस्टिगेशन? हाँ, ऑडिटर करता है क्या? बताओ। ऑडिटर बनता है क्या एसीपी प्रद्युमन? हाँ, एसीपी प्रद्युमन ऑडिटर बनता है क्या? तो इन्वेस्टिगेशन कराता कौन है? हाँ, ऑथोरिटीज। करने वाला ऑथोरिटी, करवाने वाली कौन है? अपनी सरकार है, गवर्नमेंट है, ऑथोरिटीज होती है। और करने वाला कौन है इन्वेस्टिगेशन? एसीपी प्रद्युमन जैसे आदमी। ये बात हुई तो हुई कैसे? वही बात है, इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ये कितने सालों तक चलती है कोई पता नहीं है। पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स जाएंगी, इंटरिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट पे ही बेस्ड रहेगा और इसका रिजल्ट आने में कोई वो नहीं है। और ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, ठीक है? हाफ ईयरली, एनुअली, सेमी ईयरली, मंथली, ठीक है? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय होम? इन्वेस्टिगेशन कौन करवाता है? मैनेजमेंट करवाता है। ऑडिट कौन करवाता है? ऑडिट कौन करवाता है? लॉ करवाता है। ऑडिट कौन करवाता है? लॉ करवाता है ना, है कि नहीं? बताओ। लॉ करवाता है। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? ऑडिट में सिर्फ तुमको क्या करना है? ओपिनियन फॉर्म करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है और ओपिनियन फॉर्म करना है। इन्वेस्टिगेशन में कौन है? यू हैव टू आइडेंटिफाई किसको, यू हैव टू आइडेंटिफाई किसको ढूंढना है। दया दरवाजा तोड़ो, चोर वहीं बैठा है। किसको ढूंढना है? हमें चोर को ढूंढना है। दया
दरवाजा तोड़ो, किसको ढूंढना है हमें, इन्वेस्टिगेशन किसकी करनी है, इसमें सीआईडी गिरी करनी है इन्वेस्टिगेशन में। देखो एसवीपी प्रद्युमन ऑडिटर बन सकता है, कब बनेगा, जब उसको ऑथोरिटी देगा तो, ना तो बेचारा नॉर्मल टाइम पे ऑडिटर एसवीपी प्रद्युमन नहीं बन सकता। ये जब ऑथोरिटी ने बोला है तो यू कैन डू। इसका अलग से कंपनीज एक्ट में एक चैप्टर है 206, सेक्शन 206 से स्टार्ट होता है, 206, 207, 208, 210, 211, 212, ये कुछ सेक्शंस है। इन्वेस्टिगेशंस होता है, कंपनी वालों को बोलेगा पहले तो इंक्वायरी होगा, हाँ भाई वो केस हुआ है या नहीं हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, ये अलग पंगा है। इसमें एसएफआईओ अथॉरिटीज होता है। अगर आपने कुछ ऐसा फ्रॉड किया है, अगर आपने ऐसा फ्रॉड किया है जिसको कोई माफ़ी नहीं है, वो केस कौन देखती है, एसएफआईओ। सीबीआई से ट्रांसफर होकर एसएफआईओ के पास चला और कोई एसएफआईओ के हाथ पे लग गया, बस उल्टी गिनती शुरू। इसका खुद का ही नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। यू कैन बेल ओनली व्हेन, ओनली वंस। इसमें बेल सिर्फ एक बार मिलेगा, वो भी एश्योरिटी नहीं है कि मिले या ना मिले। इसको डायरेक्ट हैंडल कौन करता है, मैजिस्ट्रेट, सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। सेक्शन 212, अब मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया आपको, सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बंदा होता है, अकाउंटिंग का होगा, टैक्स का होगा, लॉ का होगा, आईटी का होगा, फॉरेंसिक का होगा, ठीक है। वो लोग डिपार्टमेंट मिलके एक पैनल बनाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। इसमें किसी के अगर इसमें अगर सीबीआई ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला तो वो केस डायरेक्टली एसएफआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई कांट इंटरफेयर, ये खुद ही ऑफिस है, खुद ही डिसीजन लेता है। बस इसको रिपोर्टिंग बस एक ही को करना है, किसको, मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है बस। अभी एसएफआईओ का काम देखा नहीं है शायद, मेरे हिसाब से एसएफआईओ का इन्वेस्टिगेशन किसी केस पे हुआ है अभी जस्ट रिसेंटली, हमको किस नाम याद नहीं आ रहा है, एसएफआईओ ने लिया है अभी। जैसे एक है ईडी, ईडी का नाम सुना है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी का नाम सुना है ना, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर किसी के पास में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता है, ब्लैक मनी को वाइट करना हवाला के थ्रू। हवाला एक टॉपिक है आपका इन्वेस्टिगेशन में, आज वही कवर करवा ही देता हूँ आपको। मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें पता है क्या होता है, ये एक चैनल ऑफ नेटवर्क है। अब तुम्हारे पास में अनअकाउंटेड कैश है, कैश पड़ा है 70-80 करोड़ रुपया तुम्हारे पास पड़ा है। अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर रेड डाल सकती है, कहाँ से आया इतना कैश, है कि नहीं। तो वो क्या करती है, वो कुछ बंदे होते हैं, कुछ बंदे होते हैं उनके पास, तो वो बंदे क्या करते हैं ना, तुमसे कंटेक्ट करेंगे, हाँ भाई मेरे पास 70 करोड़ रुपया है या मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो तुमसे वो पैसा ले, उनको तो कमीशन मिलना है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रांसफर दिस मनी टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में वो प्रॉपर्टीज खरीद के वो पैसा तुम्हारे अकाउंट, उसके अकाउंट के थ्रू तुम्हारे पास आएगा, और सरकार को ये लगेगा कि इसने तो परचेज किया है फॉरेन प्रॉपर्टी। अगर कोई फॉरेन प्रॉपर्टी परचेज करता है ना इंडिया का आदमी, उसको देखो, जो इंडिया में रहता है उसको क्या बोला जाता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बोलते हैं ना पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और जो इंडिया के बाहर रहता है, जो इंडियन रेसिडेंट है और जो इंडिया के बाहर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी फॉरेन में प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, एनआरआई भी प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। लेकिन क्या है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीदता है तो हमें हमारे ऊपर फेमा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा लगता है हमारे ऊपर। तो वो क्या करेगा, वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तुम्हारे पास आ गया, सरकार को पता नहीं चला कैसा क्या हुआ। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, मनी लॉन्ड्रिंग में अगर किसी को पकड़ में आ गया तो नॉर्मली क्या है, उस बच्चे को प्यार से सरकार बोलेगी चल बेटा तू 10 साल के लिए तो चल, उसके बाद तुझसे मिलते हैं। ये तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है 10 ईयर्स। मनी लॉन्ड्रिंग में इतना जल्दी नहीं छूटता। और मनी लॉन्ड्रिंग का अथॉरिटी किसके पास है, ईडी के पास है। और ईडी एक बार पीछे किसी के ऊपर पड़ गया, पता है ना ईडी के पास अभी, आई विल नॉट टेक द नेम, आई विल नॉट टेक द नेम, इस पब्लिक डोमेन। तो ईडी ना किसी को नहीं छोड़ती, ठीक है। जस्ट ये अभी एक और था,
बहुत को पकड़ा है अभी ईडी वाला, बहुत जन को पकड़ा है। कितना नाम लूंगा मैं आपके सामने, ईडी के पास पावर इतना है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटी है, मतलब हर ऑथोरिटी अपना तरीके इन्वेस्टिगेशन करता है। और ये रिपोर्टिंग किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये रिपोर्टिंग किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वेदर इट इज ईडी, वेदर इट इज एसएफआईओ, वेदर इट इज सेवी, ठीक है, और वेदर इट इज, और कौन है हमारी फाइनेंशियल अथॉरिटी? एनएफआरए। ये जितनी भी हमारी अथॉरिटीज हैं, दे विल रिपोर्ट टू होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन दे कैन अरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बंदे हैं ना, इनके पास ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी, फुल अथॉरिटी है इनके पास। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इन ब्रीफ है, ये इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है इन्वेस्टिगेशन में। फ्रॉड हुआ है, चोरी हुआ है, तो तुमको तो टाइम लगेगा ना उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में। तो इन्वेस्टिगेशन करने किसकी? ऑडिटिंग तो मैनेजमेंट करा देगा, तुम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है? क्यों कराते हैं इन्वेस्टिगेशन? नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ फ्रॉड, नंबर 2 टू आइडेंटिफाई द परपिचुएटर, मतलब कौन, वो कलाकारी किसकी थी? जस्ट लाइक एन इंडियन सीरियल, वो कलाकारी किसकी थी? साजिश होती ना, साजिश, सास की साजिश, बहू की साजिश, वही साजिश। किसकी साजिश? वो साजिश पहचान किसने किया, कैसे किया, वो किसका काम है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तुम लोग को लगता है कि 6 months 2 months, नो, इट कैन टेक 20 years ऑल्सो, इट कैन टेक 100 years ऑल्सो, नो टाइम पीरियड। ओके, एंड रिपोर्टिंग किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। ये डिफरेंस याद रखना। तो इसमें इन डेप्थ एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? नेक्स्ट मेथड देखो, कट ऑफ एग्जामिनेशन। कट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है कट ऑफ एग्जामिनेशन? कट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि एक कट ऑफ पीरियड, जैसे कि है ना नीट वाला, नीट का एग्जाम देखते हैं ना, सुना है ना आपने? हाँ, नीट के लिए बच्चे क्या करते हैं? अब गवर्नमेंट ने बोला चल बेटा इस बार कट ऑफ रखते हैं 695, इससे पहले कितना था? 650। अगर मान लो एक्सपेक्टेड बच्चा बोल रहा है इस बार तो सर गवर्नमेंट 650 कट ऑफ रखा है, मतलब क्या, अगर किसी का 650 आ गया तो उसका क्या हो, एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ का मतलब होता है नियर बाय डेट, नियर परसेंटेज। अगर मान लो गवर्नमेंट ने बोला 650 नहीं रखना, चल 695 रखेगा इस बार फॉर जनरल्स, नीट वालों का, तो उनका कट ऑफ क्या हो गया? बेचारों की मेहनत गई। किसी का 694 आया, क्या उसका एडमिशन होगा? दोबारा दो बच्चा नीट एग्जाम ऐसा ही है, कट ऑफ डेट देखना पड़ता है। कट ऑफ, अगर किसी का श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना है, उनकी कट ऑफ कितनी है? मान लो उनकी कट ऑफ है 99% एंड यू हैव गॉट 98.9%, है, तो हम लोग जाके बोल सकते हैं सर प्लीज़ 0.1% के लिए, प्लीज़ सर प्लीज़, क्या देगा लो? आप अपनी परसेंटेज देखो 0.1% के लिए, तो क्या एडमिशन होगा? नहीं हो। वो क्या है? कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट का मतलब, कट ऑफ का मतलब होता है कि नियर बाय डेट्स। अब नियर बाय डेट्स कौन सी है? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नियर बाय डेट्स वही होती है ना, अगर मान लो सितंबर आ गया तो सितंबर की नियर बाय डेट कौन सी होगी? दिसंबर। और दिसंबर की नियर बाय डेट कौन सी होगी? मार्च। वो होता है कट ऑफ डेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आती है सरप्राइज चेकिंग। सरप्राइज चेकिंग क्या होता है? सरप्राइज चेकिंग क्या होता है? वो सरप्राइज कभी भी चेकिंग, आके, सरप्राइज वो चेकिंग कभी भी आया, हाँ, बिना बिना बताए आ सकते हैं सर, मतलब कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं तो अभी बिना हम बताए, तुम्हारे पास आ सरप्राइज। रहे हैं देखने के लिए तुमको, हम्म। हाँ, तुम्हारे पास आए, तुम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, सिंघानिया साहब जी सर। आ रहे हैं अभी, रुको थोड़ा देर में तुम्हारे पास। देखो सरप्राइज चेकिंग का जी मतलब, सर। अब मान लो बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बेटे ने पूरा रूम सेटअप कर रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, साइंस, मैथ, सब कुछ है। देख रहे बेटा अपने नेटफ्लिक्स में कोई शो देख रहा है, कोटा फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, हाँ, कोई सीरीज देख रहा है, तो पापा को लगेगा मेरा बेटा तो भाई पढ़ाई कर रहा है यार, टैबलेट पे देखे चलो। अचानक पापा आ गया या मम्मी आ गई रूम पे, तू ये पढ़ाई कर रहा है, फिर बेलन और पापा का बेल्ट है, मम्मी का बेलन और पापा का बेल्ट, वो क्या है? सरप्राइज चेक।
सरप्राइज चेक बहुत रैंडमली होता है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अगर सरप्राइज चेक, चल भाई आज मेरे दोस्त का ऑडिट करना है, चल चलते हैं, चल आज स्टॉक ऑडिट करते हैं, पहुंच गया वेयर हाउस में, देखा अरे यहाँ तो कुछ और ही कांड हो रहा है, वो होता है सरप्राइज चेक। रैंडमली आना, किसी को बिना बताए आना, कोई डेट नहीं देना। तुम अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले सरप्राइज चेक का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आपने चाइना का नाम सुना है? चाइना का नाम सुना है ना? चाइना अफ्रीका पहुंच गया, बोल रहा है भाई तेरी ज़मीन हमारी है, हमारे दादा बसे थे वहाँ पे। अब चाइना किसी को नहीं छोड़ रहा। भी थोड़ा सोशलिक बनो, हम तुमको बताता है सरप्राइज चेक का मतलब क्या होता है। देखो सरप्राइज चेक में क्या होता है, चाइना ने क्या किया था अभी तकरीबन 2-4 दिन पहले, महीने पहले, DRDO हैज़ कंडक्टेड अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट। नाम सुना है आपने? नाम सुना है क्या? अग्नि जी मिसाइल का सर। नाम सुना है क्या? जी सर। अग्नि प्राइम, इट विल रिप्लेस व्हाट, अग्नि 1, अग्नि 1 को रिप्लेस कर रहा है ये अग्नि प्राइम। इट इज़ नॉट अपडेटेड मिसाइल। तो वही इसका जो रेंज है ना, तकरीबन अराउंड 3500 के आसपास किलोमीटर का रेंज है। अब इंडिया जब कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है ना, तो या तो वह कलाम आइलैंड पे करता है, या तो भाई अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे करता है, या कहीं अपना और करता है। अच्छा, चाइना के पास क्या है, चाइना के पास ड्रोम्स है, डोम्स। एक डोम्स होता है जो मिसाइल को डिटेक्ट करता है। वो क्या किया, वो मलेशिया भेज दिया, मलेशिया भेज दिया डिटेक्ट करने कौन सा मिसाइल है, क्या है, उनका रेडार को डिटेक्ट करने के लिए। अब भनक लग गया मोदी जी को। व्हाट मोदी जी डिड, पहले बोला चलो 26 तारीख दे दो, 26 दिसंबर। पहुंच गया 26 दिसंबर को, डे डिलेड फॉर 1 मंथ, 27 जनवरी। अब चाइना वाला बैठा है वहाँ पे, मिसाइल अटैक ही नहीं हो रहा है, लोग कब टेस्ट करेगा? जब उनका वो डोम मलेशिया पहुंच गया, इंडिया ने अटैक मिसाइल टेस्ट कर लिया। आ जाओ, आ जाओ भाई, देख लो क्या टेक्नोलॉजी है, आ जाओ। DRDO हैज शॉक्ड देम, सरप्राइज देम। वो क्या है, सरप्राइज चेक है। वो उसको लगा कि सरप्राइजिंगली यार ये कैसे हो गया, मैं आया पता ही नहीं क्या ये ट्रांजेक्शन कैसे हो गया। तो सरप्राइज चेक क्या होता है, रैंडमली तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम रिपोर्ट कर सकते हो। अच्छा तुमको कुछ गलत लगा तो तुम उसी हिसाब से उसकी रिपोर्टिंग करोगे, वो होता है सरप्राइज चेक। और दूसरा क्या है, वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब चलता हुआ टेस्ट नहीं देना, वो नहीं होता। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये सरप्राइज चेक की तरह ही होता है, सरप्राइज चेक की तरह ही होता है। जैसे कि तुम 2-4 पार्टीज को बुला लिया, कंफर्मेशन ले लिया और पूछा कि क्या ये हुआ था, क्या हाँ हुआ था, ठीक है ठीक है, ये दिस आर कॉल्ड वॉक थ्रू टेस्ट। तो ये जो 4 मेथड्स है, ऑडिट टेक्निक्स जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आई एम समिंग अप माई क्लासेस, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एंड सेम चैनल। टिल देन व्हाट, बाय बाय। सिंघानिया साहब जी सर। बाय बाय। बाय सर। यस, सही पकड़े हैं।